आंटी, आप बार बार मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं? मेघना ने जब एक 45 साल की प्रौढ़ा को अपनी तरफ बार बार घूरते देखा तो उसे रहा न गया। उसने आगे बढ़कर पूछ ही लिया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें घूर नहीं रही हूँ। बस मेरा ध्यान तुम्हारी मुस्कुराहट पर आकर रुक जाता है। तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती हो। तुम्हारी तरह उसके भी हंसते हुए गालों पर गड्ढे पड़ते हैं। इतना कहकर सविता पीछे मुड़ी और अपने आंसुओं को पोंछती हुई मॉल से बाहर निकल गई। तेज कदमों से चलती हुई वह घर पहुंची और अपने कमरे में बेड पर लेटकर रोने लगी। उसके पति महेंद्र ने उसे आवाज दी, क्या हुआ सविता? पर वह बोली नहीं। महेंद्र उसके पास जाकर पलंग पर बैठ गया और सविता का सिर सहलाता रहा। चुप हो जाओ, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, सविता भरी मन से इतना ही कह पाई और मुंह धोकर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। महेंद्र को कुछ समझ में नहीं आया। वह सविता से बहुत प्यार करता है और उसकी जरा भी उदासी या परेशानी उसे विचलित कर देती है। वह उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। वह प्यार से उसे सवी कहता है। वह उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया और बोला, सवी, देखो, अगर तुम ऐसे ही दुखी रहोगी तो मेरे लिए बैंक जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि आज मैं बैंक में फोन कर देता हूँ छुट्टी के लिए। आज हम दोनों पूरे दिन एक साथ रहेंगे। तुम तो जानती ही हो कि जब तुम्हारे होठों की मुस्कान चली जाती है तो मेरा भी मन कहीं नहीं लगता। मुस्कान तो कब की हमें छोड़कर चली गई है। सविता के इन शब्दों से महेंद्र को पल भर में ही उसकी उदासी का कारण समझ में आ गया। आखिरकार जिंदगी के 20 साल दोनों ने एक साथ बिताए थे। इतना तो एक दूसरे को समझ ही सकते थे। उसे तो हम मरते दम तक नहीं भूल सकते। पर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें उसकी याद आ गई? सविता ने मॉल में मेरी लड़की के बारे में बताया। वह लड़की हमारी मुस्कान की उम्र की ही होगी, यही कोई 16-17 साल की। पर जब वह मुस्कुराती है तो एकदम मुस्कान की तरह दिखती है। वही कदकाठी गोरा रंग। मैं तो बार बार चुपके चुपके उसे देख रही थी कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली और पूछ लिया, आंटी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? मैं कुछ कह नहीं पाई और घर वापस आ गई। सविता ने फिर कहा, चलो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना पैक कर देती हूँ। अब मैं ठीक हूँ। और वह रसोई में चली गई। महेंद्र तैयार होकर बैंक चला गया, पर सविता को रह रहकर बेटी मुस्कान का ख्याल आता रहा। एक जवान बेटी की मौत का दर्द क्या होता है, कोई सविता व महेंद्र से पूछे। मुस्कान खुद तो चली गई, इनसे इनके जीने का मकसद भी ले गई। 4 साल पहले उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। हर समय उनके दिमाग में यही ख्याल आता था कि क्यों किसी ने मुस्कान की मदद नहीं की। अगर कोई समय रहते उसे अस्पताल ले गया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। उस पल की कल्पना मात्र से सविता के रोंगटे खड़े हो गए और वह फफक फफक कर रोने लगी। जी भर कर रो लेने के बाद सविता जब उठी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वह सोफे का सहारा लेकर बैठ गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी तो वह बेडरूम में जाकर पलंग पर ढेर हो गई और फिर उसे याद नहीं कि वह कब तक ऐसे ही पड़ी रही। दरवाजे की घंटी की आवाज से वह उठी और बामुश्किल दरवाजे पर पहुंची। महेंद्र उसके लिए उसका मनपसंद चमेली के फूलों का गजरा लाया था। चमेली की खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती थी, पर आज ऐसा ना था। आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चाहकर भी वह उस गजरे को हाथ में ना ले पाई। जैसे ही महेंद्र उसके बालों में गजरा लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने उसे रोक दिया। प्लीज महेंद्र, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम अभी तक सुबह वाली बात से परेशान हो? महेंद्र ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर अपने पास बिठा लिया। आज सुबह से ही कमजोरी महसूस कर रही हूँ और चाहकर भी उठ नहीं पा रही हूँ, सविता ने बताया। महेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे कुछ नहीं है, वह सुबह वाली बात ही तुम सोचे जा रही होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। सविता चुपचाप अपने पैरों को देखती रही। अच्छा चलो, आज बाहर खाना खाते हैं, बहुत दिन हुए मैं अपनी बीवी को बाहर खाने पर नहीं ले गया। महेंद्र सविता को उस उदासी से छुटकारा दिलाना चाहता था जो हर पल उसे उस डस रही थी। उसके लिए शायद यह दुनिया की आखिरी चीज होगी जो वह देखना चाहेगा, सविता का उदास चेहरा। उसके तो दो जहान और सारी खुशियां सविता तक ही सिमट कर रह गई थीं। मुस्कान के जाने के बाद दोनों तैयार होकर पास के होटल में खाना खाने चली गए। महेंद्र ने उन सभी चीजों को मंगवाया जो सविता की मनपसंद थी, ताकि वो उदासी से बाहर आ सके। अरे बस करो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। जब महेंद्र वेटर को ऑर्डर लिखवा रहा था तो उसने बीच में ही कहकर रोक दिया,
अरे तुम अकेले थोड़ी ना खाओगी, मैं भी तो खाऊंगा। भैया तुम जाओ और फटाफट से सारी चीजें ले आओ। मैं अपनी बीवी को अब और उदास नहीं देख सकता। एक हल्की मुस्कान सविता की होठों पर फैल गई। यह सोचकर कि महेंद्र उससे कितना प्यार करता है और अपने आप पर उसे गर्व भी हुआ ऐसा प्यार करने वाला पति पाकर। खाना खाने के बाद सविता की तबीयत कुछ संभल गई। दोनों मनपसंद आइसक्रीम खाकर घर लौट आए। इतनी गहरी नींद में सोई सविता की सुबह देर से आंख न खुली। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बादल घिरे हुए थे। फिर उसने पास लेटे महेंद्र को देखा। वह चैन की नींद सो रहा था। एक रविवार को ही तो उसे उठने की जल्दी नहीं होती, बाकी दिन तो वह व्यस्त ही रहता है। फ्रेश होकर वह रसोई में चली गई चाय बनाने। जब तक चाय बनी महेंद्र उठकर बैठक में अखबार लेकर बैठ गया। रोज का उनका यही नियम होता था, एक साथ सुबह शाम की चाय, फिर अपने अपने काम की भाग दौड़। बाहर बादल गरजने लगे और फिर पहले धीरे फिर तेज बारिश होने लगी। अचानक सविता को लगा कि कोई बाहर खड़ा है। उसने खिड़की में से झांका, एक लड़की खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा वह वही मॉल वाली लड़की थी। उसे दोबारा देखकर सविता बहुत खुश हुई। अरे बेटा तुम, आ जाओ अंदर आ जाओ। नहीं आंटी मैं यहीं ठीक हूँ, उसने डरते हुए कहा। वह कौन सा उसे जानती थी जो उसके घर के अंदर चली जाती। सविता ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले आई। आंटी आप यहाँ रहती हैं? मैं तो कई बार इधर से गुजरती हूँ पर मैंने आपको नहीं देखा। हाँ बेटा मैं जरा घर में ही व्यस्त रहती हूँ। आंटी आई एम सॉरी, शायद मैंने आपका दिल दुखाया, मेघना ने कहा। महेंद्र एक पल को मेघना को देखकर हतप्रभ रह गया। उसे अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि वह मॉल वाली लड़की ही है। आओ बेटा बैठो हमारे साथ चाय पियो। उसने घबराते हुए महेंद्र से नमस्ते की और बोली, अंकल मैं चाय नहीं पीती। मुस्कान भी चाय नहीं पीती थी, बस कॉफी की शौकीन थी। आजकल के बच्चे कॉफी ही पसंद करते हैं। ऐसा बोलकर सविता रसोई में चली गई। मेघना भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई। तुम्हारा घर पास में ही है शायद? सविता ने पूछा। हाँ आंटी, अगली गली में सीधे हाथ को पड़ते ही जो तीसरा छोटा सा घर है वही मेरा है, मेघना ने बताया। अच्छा वह नरेश शर्मा के साथ वाला? महेंद्र ने पूछा। जी हाँ वही। मैं रोज यहाँ से अपने कॉलेज जाती हूँ। आज रविवार है सो अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। बारिश तेज हो गई इसलिए यहीं पर रुक गई। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तुम्हारा ही घर है। जब मन करे आ जाया करना, तुम्हारी आंटी को अच्छा लगेगा, महेंद्र ने कहा। जब से मुस्कान गई है तब से इसने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकलती। मेरा नहीं मन करता किसी से भी बात करने का, जब से मुस्कान गई है। इतना बोलते ही सविता की रुलाई छूट गई। तो मेघना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी ये मुस्कान कौन है? मुस्कान हमारी बेटी थी जिसे 4 साल पहले हमने एक एक्सीडेंट में खो दिया। मेघना ने देखा सविता आंटी लाख कोशिश करे अपना दुख छिपाने की, पर फिर भी उदासीन उन पर, अंकल पर और पूरे घर पर पसरी हुई थी। इस बीच महेंद्र बोले, हौसला रखो सभी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस मुस्कान का इतना ही साथ था हमारे साथ। इधर मेघना ने जब जिज्ञासा जाहिर की, आंटी आप मुझे विस्तार से बताइए क्या हुआ था? बेटा हमारी शादी के 3 साल बाद मुस्कान हमारे घर आई तो हमें ऐसा लगा कि एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। हमारे घर में उसकी मुस्कुराहट हूबहू तुम्हारी जैसी थी। ऐसे ही गालों में गड्ढे पड़ते थे। ओ तो इसलिए उस दिन आप मुझे मॉल में बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। हाँ बेटा, अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई। अब तो तुम नाराज नहीं होना अपनी आंटी से, महेंद्र ने कहा। नहीं अंकल, वह तो मैं कब का भूल गई। खुश रहो बेटा, कहते हुए महेंद्र चाय पीने लगे। सविता ने मेघना को बताना जारी रखा। मुस्कान को बारिश में घूमना बहुत पसंद था। हमारे लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। इकलौती संतान होने से वह अपनी सभी जायज नाजायज बातें बनवा लेती थी। जब उसने 10वीं की परीक्षा पास की तो स्कूटी लेने की जिद की। हमने बहुत मना किया कि तुम अभी 15 साल की हो, 18 के होने पर ले लेना, पर वह नहीं मानी। खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया। हमें उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और हमने उसे स्कूटी दे दी। मैंने उसे ताकीद की कि वह स्कूटी यहीं आसपास चलाएगी, दूर नहीं जाएगी। इसी शर्त पर मैंने उसे स्कूटी की चाबी दी। वह मान गई और हमसे लिपट गई। उस दिन वह जिद करके स्कूटी से अपनी सहेली के घर चली गई। हम उसका इंतजार कर रहे थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। 2 घंटे बीत गए तब सिटी हॉस्पिटल से फोन आया। जी हमें आपका नंबर एक लड़की के मोबाइल से मिला है। आप कृपया करके जल्दी सिटी अस्पताल पहुंच जाएं।
डर और घबराहट के चलते मेरे पैर जड़ हो गए। हम दोनों बदहवास से वहां पहुंचे। देखा हमारी मुस्कान पलंग पर लेटी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी और साथ वाले पलंग पर उसकी सहेली बेहोश थी। जब हमें उसे होश आया तो उसने बताया हम दोनों बारिश में स्कूटी पर दूर निकल गईं। पास से गाड़ी ने बड़ी तेजी से ओवरटेक किया जिससे हमें कच्चे रास्ते पर उतरना पड़ा और उस गीली मिट्टी में स्कूटी फिसल गई। हम दोनों गिर गए और बेहोश हो गए। उसके बाद हम यहाँ कैसे पहुंचे नहीं मालूम। इसी बीच डॉक्टर आ गए। उन्होंने मुझे और महेंद्र को बताया कि सिर पर चोट लगने से बहुत खून बह गया है। हमने सर्जरी तो कर दी है पर फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम रोने लगे। ये भी परेशान हो गए। पल भर में हमारी दुनिया ही बदल गई। नर्स ने कहा घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे बाद मुस्कान को होश आया। बोलते बोलते सविता का गला रूंध आया तो वह चुप हो गई। फिर क्या हुआ अंकल, प्लीज आप बताइए, दीगना ने डरते हुए पूछा। महेंद्र के चेहरे पर अवसाद की गहरी परत छा गई थी। तो सविता ने कहा, वह जब होश में आई तो उससे कुछ कहा ही नहीं गया, बस अपने हाथ जोड़ दिए और हमेशा के लिए शांत हो गई। और फिर सविता फूट फूट कर रोने लगी। उनका रुदन देखकर मेघना की भी रुलाई छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वह उनसे क्या कहे। उसने सविता और महेंद्र का हाथ अपने हाथों में लेकर बस इतना ही कहा, मुझे अपनी मुस्कान ही समझिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मुस्कान बनने की। उन दोनों के मुंह से बस इतना ही निकला, खुश रहो बेटा। बाहर बारिश थम चुकी थी और अंदर तूफान गुजर चुका था। मेघना वापस आने का वादा करके वहां से चली गई। उससे बातें करके दोनों बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। दोनों रविवार का दिन अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों के साथ बिताते थे। दोनों कपड़े बदलकर वहां चले गए। मेघना जब भी कॉलेज आती तो अक्सर सविता और महेंद्र को बाहर लॉन में बैठी देखती तो कभी हाथ हिलाती, कभी वक्त होता तो मिलने भी चली जाती थी। वक्त गुजरने लगा। मेघना के आने से सविता अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगी। यदाकदा उसे चक्कर आते थे। कई बार आंखों के आगे धुंधला भी नजर आता तो वह सब उम्र का तकाजा समझकर टाल जाती। इंतजार करते करते 10 दिन हो गए पर मेघना नहीं आई। न ही वो कॉलेज आती नजर आई। दोनों को उसकी चिंता हुई और जब दोनों से रहा नहीं गया तो वे एक दिन उसके घर पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजाई तो एक 49-50 साल की अधेड़ महिला ने दरवाजा खोला। कहिए, क्या मेघना यहीं रहती है? महेंद्र ने पूछा। जी, आप सविता और महेंद्र जी हैं? सविता ने उत्सुकता से जवाब दिया। हाँ, मैं सविता हूँ और ये मेरे पति महेंद्र हैं। आप अंदर आइए प्लीज, बोलकर सुधा उन्हें कमरे में ले आई। पूरा घर 2 कमरों में सिमटा था, एक बेडरूम और एक बैठक। बाहर छोटी सी रसोई और स्नानघर। मेघना यहाँ अपनी माँ सुधा के साथ अकेली रहती थी। उसके पिताजी जब वह बहुत छोटी थी तभी संसार से जा चुके थे। सुधा स्कूल में अध्यापिका थी जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। मेघना कहाँ है, बहुत दिन हुए। वह घर नहीं आई तो हमें चिंता हुई। हम उससे मिलने आ गए। सविता ने चिंता व्यक्त की। वह दवा लेने गई है, सुधा ने कहा। आपको क्या हुआ बहन जी? महेंद्र ने पूछा। सुधा उदास हो गई। मेरी दवा नहीं भाई साहब, वह अपनी दवा लेने गई है। उसे क्या हुआ है? तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा। 2-3 साल पहले की बात है। इसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था। डॉक्टर दवा तो दे देते थे, ठीक हो जाता पर बाद में फिर हो जाता। पिछले 10 दिनों से इन्फेक्शन के साथ बुखार भी है। पैरों में सूजन भी आ गई है। मैंने बहुत मना किया पर फिर भी जिद करके दवा लेने चली गई। अभी आ जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? सविता ने पूछा। डॉक्टर को डर है कि कहीं किडनी फेल्योर का केस ना हो, कहकर वे रोने लगी। सविता ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और सांत्वना देते हुए कहा, सुधा जी ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सविता जी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, सुधा ने बताया। इतने में मेघना आ गई। उसकी मुस्कान होठों से गायब हो चुकी थी। रंग पीला पड़ गया था। आंखों के आसपास सूजन आ गई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। सविता और महेंद्र उसे देखकर सन्न रह गए। वे वहां ज्यादा देर ना बैठ सके। चलते समय महेंद्र ने मेघना के सिर पर हाथ रखकर सुधा से कहा, बहन जी कल हम आपके साथ रिपोर्ट लेने चलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर लौट आए। घर आकर सविता सोफे पर ऐसी ढेर हुई कि काफी देर तक हिली ही नहीं। जब महेंद्र ने उससे अंदर जाकर आराम करने को कहा तो वह अपने आप को चलने में ही असमर्थ पा रही थी। महेंद्र उसे सहारा देकर अंदर ले गया। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा।
अगले दिन दोनों सुधा के साथ अस्पताल चले गए। उन पर पहाड़ टूट पड़ा जब डॉक्टर ने बताया यह केस किडनी फेल्योर का है। अब मेघना को डायलिसिस पर रहना होगा जब तक डोनर किडनी नहीं मिल जाती। सुधा तो बेहोश होकर गिरी जाती अगर महेंद्र ने उसे सहारा न दिया होता। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। हिम्मत रखिए सुधा जी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो मेघना को कौन संभालेगा? हम जल्दी मेघना के लिए डोनर ढूंढ लेंगे, आप चिंता ना करें। मेघना की बीमारी से दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सविता तो अब ज्यादातर बीमार ही रहने लगी और अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। महेंद्र अभी बैंक जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि धम की आवाज से रसोई ने भागा तो देखा सविता नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर फूलने लगे पर फिर हिम्मत करके उसने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया। इमरजेंसी में उसे भर्ती किया और सारे टेस्ट किए गए पर कुछ हासिल ना हो सका। सविता हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर ने जब कहा यह केस ब्रेन डेड का है, हम उन्हें बचा नहीं पाए, तो महेंद्र धम से कुर्सी पर गिर गया और सविता का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। पता नहीं वह कितनी देर वहीं पर उसी हाल में बैठा रहा कि अचानक वह फुर्ती से उठा, डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर साहब मैं सविता के ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सविता की किडनी मेघना को लगा दी जाए। डॉक्टर ने फटाफट सारे टेस्ट करवाए और सुधा व मेघना को अस्पताल में बुला लिया। संयोग ऐसा था कि सविता की किडनी ठीक थी और वह मेघना के लिए हर लिहाज से ठीक बैठती थी। खून और टिश्यू सब मिल गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कामयाब रहा, बस कुछ दिन मेघना को यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर वह घर जाकर अपनी जिंदगी सामान्य ढंग से जिएगी। सुधा ने आगे बढ़कर महेंद्र के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। महेंद्र ने उन्हें उठाते हुए कहा, सुधा जी आप रोइए नहीं, बस मेघना का ख्याल रखिए। घर आकर सब क्रियाक्रम हो गया। बारी बारी से लोग आते रहे, अफसोस प्रकट करके जाते रहे। अंत में महेंद्र अकेला रह गया सविता की यादों के साथ। उसने उठकर सविता की फोटो पर हार चढ़ाया, अपने चश्मे को उतारकर अपनी आंखों को साफ करते हुए बोला, देखा सवी, हमारी मुस्कान को तो मैं बचा नहीं पाया, पर इस मुस्कान को तुमने बचा लिया। जैसे ही महेंद्र पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे मेघना खड़ी थी और उसी डिंपल वाली मुस्कान के साथ जैसे कह रही हो कि आप अकेले नहीं हैं, ये मुस्कान है आपके साथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।